हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो एनसीईआरटी में एक सेक्शन दिया है उसके बारे में। एनसीईआरटी में एक सेक्शन दिया है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर मोर टू नो हेडिंग के अंदर, उसके बारे में है। और बहुत अच्छे से उस बुक में लिखा हुआ है। उसको अगर आप 5 बार 7 बार इवन 10 बार भी पढ़ के समझ पाओ खुद से तो बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। खैर, इसमें मैंने उसी चीज़ को, उसी पैराग्राफ को एक्सप्लेन किया है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। जैसे सर्किट में कोई भी समझाता है कि इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से जा रहे हैं कि यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन चालू हुआ नेगेटिव टर्मिनल से और वो पॉजिटिव टर्मिनल तक जा रहा है, तो अपन को इमेजिन होता है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे होंगे। पर अपन को पता है कि जो मेटलिक कंडक्टर है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का रहता है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर रहता है बिल्कुल। तो जब इलेक्ट्रॉन इसके बीच में से मूव करना चाहेगा तो क्या कर पाएगा? वो कर पाता अगर उसकी एनर्जी बहुत अच्छी होती। बट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, और कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, वो बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि उसका मास बहुत कम होता है, 10⁻31 की रेंज का रहता है, जो कि प्रोटॉन के मास से लगभग 2000 या 1800 गुना कम है। प्रोटॉन के मास को 1800 से डिवाइड किया जाए तो इलेक्ट्रॉन का मास आता है रफली, जो कि बहुत कम हो जाता है। इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत कम रहती है। तो इतनी लो काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में से स्विफ्टली स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं हो सकता। ऑब्वियसली आप लोगों को सबको पता होगा कि ये टकरा के वापस आता है, मतलब ये अपने पाथ पे जाने की कोशिश करता है, बट कोई न्यूक्लियस या कोर या दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है और वापस किसी दूसरे डायरेक्शन में कोलिजन के कारण बाउंस बैक हो जाता है। फिर वापस उस पाथ पे जाने की कोशिश करता है, फिर वापस टकरा के वापस आता है। इफेक्टिवली ये कुछ डिस्प्लेसमेंट अचीव कर लेता है। उस डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करके जो स्पीड निकल के आती है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। अब ये तो पहले भी पता था, बट ड्रिफ्ट स्पीड किसी कंडक्टर में रहती कितनी है? लेस देन 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अगर 1 मीटर वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन को मूव करना है, एक इलेक्ट्रॉन को 1 मीटर वायर के पूरे थ्रू मूव करना है, तो उसको 15 मिनट से ज्यादा लगेंगे। कुछ हजार सेकेंड लगेंगे, मतलब 15 मिनट से ज्यादा लगेंगे। और स्विच से अपने जो भी अप्लायंस हैं उन तक वायर कुछ मीटर्स का रहता है, काफी सारे मीटर्स का रहता है। अगर आप छोटा सा सर्किट भी बनाओ तो भी ये आधा मीटर या 0.25 मीटर उतना तो लगेगा ही आपको। बट अपन को पता है जैसे ही ये स्विच ऑन करते हैं वैसे ही बल्ब इंस्टेंटली इल्यूमिनेट हो जाता है। इसका मतलब
इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट द फिजिकल रीचिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं बोल रहा हूं कि आपको लगता होगा कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा और जब तक बल्ब में जाएगा तब फिर बल्ब चालू होगा, बट इट इज नॉट द केस, क्योंकि अपन ने कुछ डेटा से देखा कि ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन पावर सोर्स से मूव करते हुए अप्लायंस तक जाए और फिर उसको चालू करे तो उसमें कुछ मिनट्स या कुछ आवर्स भी लग सकते हैं। पर जिस इलेक्ट्रिसिटी अपन जानते हैं दैट इज नॉट द फिजिकल रीचिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पावर सोर्स। पूरा पावर सोर्स से इलेक्ट्रॉन निकल के अप्लायंस तक जाएगा तब अप्लायंस चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर अप्लायंस वर्क कैसे करता है? हमारे घर पे जो अप्लायंसेस हैं, आप लोग बोलोगे हमारे घर पे जो अप्लायंसेस हैं वो तो इंस्टेंटली काम करते हैं, जैसे स्विच ऑन करो वैसे ही ऑन हो जाते हैं, जैसे स्विच ऑफ करो वैसे ही ऑफ हो जाते हैं। तो एक क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है जब अपन बैटरी चालू करते हैं, बैटरी लगाते हैं, पावर सोर्स लगाते हैं, मतलब स्विच ऑन करते हैं, तो पावर सोर्स एक पोटेंशियल डिफरेंस बनाता है, राइट? एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बनाता है और वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वो चीज या जिस जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसमें सारे चार्जेस इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके फोर्स एक्सपीरियंस करने लगते हैं। तो जैसे ही मैंने की ऑन करी, इस पूरे वायर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको मैं इस तरह से डिनोट कर देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गई जो कि ऑलमोस्ट इंस्टेंटली सेटअप हो जाती है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे वायर के इलेक्ट्रॉन्स को, बैटरी जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है वो इलेक्ट्रॉन्स को नहीं, इस पूरे वायर में भी तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और कौन से इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करके मूव करवाने लगती है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो उनको इन्फ्लुएंस करके लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मूव कराने लगती है। तो बल्ब के जस्ट इधर और बल्ब में खुद में अंदर, क्योंकि वो भी वायर्स का ही बना हुआ है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वो इन्फ्लुएंस होके, इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फ्लुएंस होके एग्जैक्टली इंस्टेंटली मूव करने लगते हैं और आपको उसी समय, जैसे ही स्विच ऑन करें उसी समय अप्लायंस वर्क करते हुए मिल जाता है। तो ये वाली चीज याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का फिजिकल रीचिंग इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। लास्ट छोटी सी चीज जो आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे, तो पावर सोर्स का वर्क क्या रहा? पावर सोर्स का वर्क है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना, जिससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो और जिससे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करने लगे। ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन्स भी इसी तरह से मूव करेंगे, ड्रिफ्ट ही करेंगे, रैंडम जिगजैग मोशन करेंगे और उनकी भी ड्रिफ्ट स्पीड ही देखी जाएगी। फिर भी एक तरफ का मोशन तो रहेगा, भले वो बाउंस बैक होके वापस आते हैं, बट इफेक्टिवली वो आगे जाते हैं।